हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी इलेक्टिव का आखिरी सेट करेंगे, है ना। जो आखिरी सेट बचा हुआ है यानी प्रोजेक्ट ट्रेल का सेट नंबर 3 देख सकते हैं। तो इसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ये गद्यांश है, इसका आंसर आप पढ़ के देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी देख लीजिए और ऑप्शन भी देख लीजिए, ठीक है। ये गद्यांश है और ये पद्यांश है, इसको भी आप पढ़कर इसका नीचे वाला आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं क्योंकि गद्यांश पढ़ेंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से। चलिए एक एक करके देखते हैं। कहता है संचार शब्द में कौन सा धातु है? तो चर धातु। कौन सी धातु है? चर। और चर का मतलब क्या होता है? चलना। याद रखिएगा, चर का मतलब क्या होता है? चलना, ठीक है। अगला प्रश्न है पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत ये सब आता है, संपादकीय, समाचार, आलेख, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतनभोगी पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? तो नियमित भोगी पत्रकार को बोलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नियमित भोगी पत्रकार को बोलते हैं पूर्णकालीन पत्रकार। पूर्णकालीन पत्रकार, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में एफएम का शुरुआत जो हुआ था 1993 में, ठीक है। अगला है रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम? तो रेडियो का आवाज़ केवल हम सुन सकते हैं, इसलिए इसमें क्या होगा? श्रव्य माध्यम, ठीक है। अगला टेलीविज़न के आविष्कार कौन है? तो टेलीविज़न का जो आविष्कार किया है, याद रखिएगा, J.L. बेयर्ड। J.L. बेयर्ड, सॉरी बेयर्ड, इसको याद रखिएगा। अगला है अगर रेडियो का पूछे तो रेडियो का जो है ये जी मार्कोनिक है, ठीक है। इसको देखिएगा। फिलहाल हम टेलीविज़न का देखें। आज़ादी से पूर्व प्रकाशित होने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं? तो प्रजा हितैषी, ठीक है। अगला प्रश्न भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार किस भाषा में छपा था? तो अंग्रेजी भाषा में छपा था। और कौन छपा था? तो बंगाल गजट, याद रखिएगा। कौन छपा था? बंगाल गजट। इसका संपादक कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कविता में लय एवं ताल का क्या योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा लय एवं ताल का योगदान जो है गयता आती है, संगीत वाद्यता आती है, आनंददायी होती है, ये सब होगा, ठीक है। ये सब होगा। आगे देखते हैं नाटक कौन सा काव्य है? तो नाटक को देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इसलिए दोनों होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह मधु है स्वयं काल की मैना का युग संभव, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत सतपथ, यह अंकुर फोड़ धारा को रवि को तंडता निर्भय, यह प्राकृतिक स्वयंभू ब्रह्मा आभूति, ठीक है। तो इसको ध्यान, ठीक है। तो ये कविता जो है यह दीप अकेला का है और इस कवि का रचनाकार है हीरानंद सचिदानंद वात्स्यायन, जिसको अज्ञेय कहते हैं, है ना। तो यह ज्ञेय इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है दीप किसका प्रतीक है? तो दीप जो है समाज का है, व्यक्ति का है और ब्रह्मा का है, इनमें से सभी का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं समाज के साथ अंतरंग संबंध स्थापित होने पर मनुष्य क्या होता है? तो होता है शक्ति संपन्न, ठीक है। अगला प्रश्न है जीवन कामधेनु में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अगला प्रश्न है बनारस शीर्षक कविता में दशाश्वमेध घाट पर पड़े अंतिम पत्थर की स्थिति कैसी है? तो इसका सही आंसर होगा सख्त हो गई, ठीक है, सख्त हो गई। आ जाते हैं अगला, स्कंदगुप्त कौन था? तो गुप्त वंश का सम्राट था, ठीक। अगला प्रश्न है विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है? तो इसका आंसर होगा मैथिली भाषा में। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखते हैं बारहमासा किस प्रबंध काव्य का अंश है? तो जयसी ग्रंथ, यानी मोहम्मद मलिक जयसी ने इसको। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं ढाक के जंगल का अर्थ क्या होता है? तो घना जंगल, ठीक है।
ढाक के जंगल का अर्थ होता है पलाश का जंगल। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, पलाश का जंगल। अगला प्रश्न है, जन भर के साथी का चुनाव मिट्टी के ढेले पर छोड़ने को कैसी बुद्धिमानी। तो मिट्टी का ढेला मिला, तो ये कौन सा चैप्टर है, ढेले चुन लो, ढेले चुन लो। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, हम बता देते हैं डायरेक्ट। हाँ, ढेले चुन लो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो आप जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला, ढेले चुनकर क्या किया जाता है, तो विवाह किया जाता है, विवाह का परंपरा था पहले। ठीक है, ये विवाह का परंपरा था, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ढेले चुनना क्या था, परंपरा था, है ना। प्राचीन जमाने यानी वैदिक काल में ढेले चुनकर विवाह करना क्या था, परंपरा था। संवादिया किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर फणीश्वरनाथ रेणु जी की। अगला प्रश्न है, प्रेमधन जी किसे भाषा मानते थे, तो इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, इनका भाषा ये नहीं था। संवादिया क्या कार्य था, तो संवादिया कार्य था लोगों का संदेश ले जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया को कहाँ की लक्ष्मी कहा है, तो गाँव की। ठीक है, गाँव की लक्ष्मी। सिंगरौली कमान किस पर्वत माला से निकला है, तो इसका सही आंसर होगा विंध्याचल, है ना, यानी ये एमपी में सिंगरौली। अगला देखते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं, नहीं, इसका आंसर विंध्याचल ने श्रृंगालवली है। ठीक है, श्रृंगालवली ये बना होगा। अगला प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी के नायिका कौन है, तो नायिका कौन है इसमें, तो पारो है। अगर नायक पूछे तो कौन है, शंभो है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुटच के रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखते हैं 39 क्वेश्चन है, तो ये मिठुआ होना चाहिए, यहाँ लिख दिया है मधुआ। मधुआ कौन था, यानी कि पुत्र था, पोता का चर्चा है लेकिन पोता नहीं दिया, तो पुत्र ही याद रखिएगा। अगला, विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा रचित है, क्या लिखा है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। इनमें से विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या लिखा है, तो विश्वनाथ ने बिस्कोहर का माटी लिखा। ठीक है, अंतरा भाग 2 का चैप्टर। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये कंप्लीट हो गया। अब सब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ के इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा ध्यान से। ठीक है, ज़रूर इसको पढ़िएगा ताकि आपको अनुभव हो जाए कि अगर कोई भी का ध्यान से दे ताकि वो हम बना सकें। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा हुआ है कि योग भगाए रोग शीर्षक, यानी कि योग के माध्यम से रोग भगाने का जो उपाय है उस पर निबंध लिखना है। ठीक है, पहले प्रस्तावना का बात किया हुआ है, योग आशय लिखा है, योग का महत्व लिखना है, और वर्तमान में योग की स्थिति क्या है, और उपसंहार क्या है, ये इसके बारे में लिखना है। तो इसको फिलहाल आप ही लिखिएगा, क्योंकि हम यहाँ बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ सेकेंड से प्रयास करते हैं। यहाँ भी पूछा है कि नहीं 2 प्रश्न का उत्तर। अपने मोहल्ले में बार बार पानी की आपूर्ति कम होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। ठीक है, तो किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो क्या लिखना है इसको, थोड़ा सा हम आपको फॉर्मेट बता देते हैं, उसके बाद आप प्रयास कीजिएगा इसको लिख लेने का, क्योंकि यहाँ तो होगा नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बार बार पानी की आपूर्ति कम होने से किसी समाचार, तो कोई भी समाचार ले लीजिए, ऊपर में क्या लिखते हैं आप, सेवा में श्रीमान नीचे से लिखिएगा। श्रीमान के बाद क्या करना है आपको कि किसी भी समाचार लिख देना है, दैनिक भास्कर महोदय। यहाँ पे जगह नहीं दिया है इसलिए आप अपने स्थान के बारे में लिख सकते हैं, यानी झुमरी तिलैया कोडरमा, है ना, किसी भी जगह का, रांची के बारे में लिख सकते हैं, हजारीबाग के बारे में भी लिख सकते हैं। और विषय में क्या डाल दीजिएगा, पानी की आपूर्ति कम होने के संबंध में। ठीक है, महाशय, इसको विषय के नीचे, फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, सविनय नम्र निवेदन है कि अपना एड्रेस बता दीजिएगा, कहाँ निवासी हूँ, उसके बाद अपनी पानी की जो समस्या है उसके बारे में बताइएगा। कम से कम 60 वर्ड तक प्रयास कीजिए कि महाशय से हम लोग 60 वर्ड लेके जाएं। फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है, अतः श्रीमान से मेरा निवेदन है इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं नीचे वाला प्रश्न, गा नंबर पे यहाँ पे पूछा हुआ है, समाचार लेखन में 6 ककार से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग।
चलिए 6 खकार क्या होता है देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दिया हुआ है समाचार लेखन के 6 ककार, ठीक है। तो कहता है किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या जवाब दी जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। अब इसमें से जो पूछा हुआ है इस क्या किसके, कहाँ, कब, देखो 6 ककार क्या है, क्या है, किसके की जगह पे आप कौन भी लिख सकते हैं। देखिए लिखा किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककार के रूप में भी जाना जाता है। आगे कहता है किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अब 6 ककार के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कौन घटना को अंजाम देने वाला था, ठीक है। 6 ककार में क्या आता है, पहला कौन, तो कौन का मतलब क्या होता है कि घटना को अंजाम देने वाला कौन था, इसके बारे में बता देना है। क्या दूसरा ककार है तो क्या घटना हुई, ठीक है। और तीसरा ककार जो है कब, यानी कब घटना हुई। चौथा ककार है कहाँ, कहाँ घटना हुई। पांचवा ककार है क्यों घटना क्यों हुई। और छठा ककार है कैसे घटना हुई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये वाला हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है तीसरा कि निम्नलिखित में किसी एक अभियांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुम सारा, लघु सूर धनु पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ निज प्यारा, है ना। तो ये जो है मंगल कुमकुम सारा, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा। इसका साफ प्रसंग व्याख्या करना, यानी कि कार्नेलिया का गीत लिखा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए छिटका जीवन हरियाली पर कुमकुम सारा, ये आधा लाइन का हम लोग करते हैं, फिर एक लाइन का नीचे वाला लाइन का हम लोग अगला में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सूर्य के प्रकाश में खिले कमल तथा पेड़ों की कोमल पत्तियों का सौंदर्य मन मोह लेता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि मानो सूर्य की किरणें कमल के पत्तों पर तथा तरु शिखा पर नृत्य कर रही है, यानी कि नाच रही है। इस पावन धरती पर हर जगह हरियाली ही हरियाली है फैली। किस पावन धरती के बारे में बात किया है, तो भारत के बारे में, भारत की विशेषता के बारे में बात किया है। फैली हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे हरियाली पर कुमकुम मंगल कुमकुम बिखर गया हो और सारी धरती पावन हो गई। तो ये इसका व्याख्या हुआ, यानी कि एक लाइन का, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन का हुआ छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, इसका थोड़ा सा व्याख्या हुआ। अब हम लोग नीचे वाला लाइन का व्याख्या करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, देखिए छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, यहाँ पर तक कर लिए थे। अब हम लोग यहाँ से करने वाले लघु सूर धनु पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ निज प्यारा, ठीक है। तो इसका भी देख लेते थोड़ा सा। चलिए नीचे वाला लाइन का देखिए हम लोग व्याख्या करते हैं। ये क्वेश्चन है लघु सूर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ निज प्यारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ भी लिखा हुआ, देखिए व्याख्या करते हैं। कहता है प्रातःकालीन मलय पर्वत की सुगंधित शीतल पवन का सहारा लेते हुए इंद्रधनुष के समान रंग बिखरे सुंदर सुंदर छोटे पंखों को फैलाकर पंछी भी जिस और मुँह किए उड़ते दिखाई देते हैं, ये वही भारत देश है। यानी विभिन्न संस्कृति के लोग अभी इस देश में आकर रहना पसंद करते हैं, उनको यहाँ आकर शांति मिलती है और यहाँ के लोग उन्हें अपना भी लेते हैं, ठीक है। ये बात की है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा का देखते हैं। पांचवा का कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा जाता है। कुटज क्या था, तो एक प्रकार का पौधा है। तो इसका फिलहाल कुटज को लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसका देखते हैं, यहाँ पे पहला दिया हुआ कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कहता है कुटज एक ऐसा साथी है जो कठिन दिनों में साथ खड़ा रहता है। कालिदास ने अपनी रचना में जब रामगिरी पर्वत पर अक्ष को बादल से अनुरोध करने भेजा था तो वहाँ कुटज का पेड़ ही विद्यमान था।
उस समय कुटज के फूल ही उसके काम आए थे। ऐसे स्थान पर जहाँ दूब तक पनप नहीं पाती है, अक्ष ने कुटज के फूल चढ़ाकर ही मेघ को प्रसन्न किया था, अतः उसे गाढ़े का साथी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों जा रहा था? तो इसका आंसर लिखिएगा कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में यहाँ से इसलिए जा रहा था ताकि वह रोजगार के दफ्तर में दरख्वास्त दे सके। याद रखिएगा, यहाँ से लिखिएगा ताकि वे रोजगार के दफ्तर में दरख्वास्त दे सकें, यानी दरख्वास्त देने के लिए वो स्वेच्छा से लोमड़ी के मुंह में जा रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गा नंबर देखिए, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार कैसा था? ठीक है, देखिए इसका आंसर है, कहता है गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा तो उन्होंने उसके पेट पर हाथ फेर दिया और उसको उल्टी करने को कहा। जब वह उल्टी कर रहा था तो गांधी जी उसके पीठ को हाथ फेर कर सहला रहे थे। थोड़ी ही देर में बालक की तबीयत ठीक हो गई और फिर गांधी जी ने बालक को कहा कि तू भी पागल है। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का ऐसा ही व्यवहार था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, निर्मल वर्मा के किन्हीं दो रचना को लिखें। ठीक है, निर्मल, यहाँ निर्भय लिख दिया, निर्मल वर्मा के किन्हीं दो रचना को लिखें। ठीक है, तो चलिए इसका लिख सकते हैं। यहाँ लिखा रात का रिपोर्टर एक रचना हुआ, दूसरा है एक चिथड़ा सुख, तीसरा है लाल टीन की छत। तो आपको दो ही याद रखना है इसमें से, देख लीजिए। ठीक है, वे दिन, ये चौथा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के किन्हीं दो रचना को लिखना है। ठीक है, ये वाला। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका याद रखिएगा, एक लिख देते हैं चिंतामणि और दूसरा है, एक चिंतामणि याद रख लीजिएगा, दूसरा रस मीमांस। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का दो रचना, एक चिंतामणि, आप ध्यान रखिएगा, चिंतामणि, और दूसरा है रस मीमांस। इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ लिखा नहीं रहा फिलहाल। ठीक है, चिंतामणि और रस मीमांस। आगे देखते हैं, आरोहण पाठ में पत्थर की जाति से लेखक का क्या आशय है? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये वाला पढ़ लीजिएगा, पत्थर जाति से लेखक का क्या आशय है ना। उसके विभिन्न प्रकार इसमें नहीं पूछा है, इसलिए आप केवल इसको ही पढ़िएगा यहाँ तक। अपनी बनावट तथा उत्पत्ति के आधार पर यहाँ से लेकर किसमें बताई गई है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा रोककर। आगे देखते हैं, अगला देखिए, फूल केवल गंध ही नहीं देते बल्कि दबा देते हैं। कैसे? इसका भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो 7वां जो प्रश्न है वही इसका आंसर है, आप इसको देख लीजिएगा। फूल सुगंध के साथ साथ दवा भी काम करती है। नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के पास रखे जाते हैं। बैर का फूल सूंघने से कहता है बड़े ततैया का डंक झड़ जाता है। और गुड़कल के फूल को देवी का वरदान माना जाता है ना। गुड़कल या गुड़हुल होगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न जो है ये वाला है, यह फूस की राख ना थी बल्कि अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचना की। यानी कि झोपड़ी जब जला तो उनके साथ साथ उनका मेहनत भी जल गया। ठीक है, इसका आंसर दिखाते हैं आपको। ठीक है, तीसरा प्रश्न, इसका आंसर देखिएगा था, झोपड़ी में लगी आग फूस की राख नहीं थी, अपितु सूरदास की अभिलाषाओं की राख थी। क्योंकि झोपड़ी के साथ साथ एक एक पैसा बटोर कर इकट्ठा हुए 500 से ऊपर रुपये की पोटली की उसकी आशाओं का आधार थी। उनकी दिन दुनिया का आशा दीपक था। उन रुपयों से उनके पितरों को पिंड देने का इरादा था तथा मिठुआ का सगाई करने के बारे में सोचा था। इसलिए पोटली क्या हो गया, जब चोरी हो गया तो उनकी अभिलाषा की भी राख हो गई। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न है, अपने नदी नाले संभाल के रखें तो दुष्काल मज़े में निकल जाता है। आपसे स्पष्ट करना है। ठीक है, इसको देख लीजिए।